previous lecture था उसमें we talked about deficit and deficit financing as well. Now deficit is a, you can say, गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर. घर को आग लग जाए तो घर जल जाता है, घर के चूल्हे में आग जले तो रोटी बन जाती है. तो सेम थिंग है इसमें. तो हमारे पास लास्ट टाइम व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इंडिया में 1986 तक एक ही कॉन्सेप्ट था हमारे पास, वो था टोटल बजटरी डेफिसिट. जो टोटल बजटरी डेफिसिट होता है, दिस इज सम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट. I mean to say, deficit on revenue account plus deficit on capital account. लेकिन ये हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर नहीं प्रेजेंट करता फाइनेंसिस के बारे में. ये एक कॉमिटी 1987 और 88 में सुखो मोई चक्रवर्ती कॉमिटी थी, उसने ये एक कमेंट दिया. और ये कमेंट ठीक था क्योंकि यूएस में फिस्कल डिफिसिट का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पहले से चलता था. और अब आपने इसको सिंपली कैसे मेमोराइज करना है. फिस्कल डेफिसिट जो है हमारे पास, दिस इज टोटल बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग्स और गवर्नमेंट बोरोइंग. सॉरी, द वर्ड इज गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज. और आप इसको सिंपली मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज भी बोल सकते हो. गवर्नमेंट इज अंडरस्टूड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट the budget presented by the government. So fiscal deficit is sum of budgetary deficit and government's market borrowings and liabilities. और इसके बाद हमने तो फिस्कल डिफिसिट एक्चुअली क्या होता है कि ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शंस and when elections are approaching, political parties, they have got a tendencies to give freebies and to adopt popular policies which are in fact very much damaging uh, for the economy of the country. And they tend to become irresponsible in this matter, in on this issue as far as economy is concerned. So there was a fiscal responsibility bill that was presented in the Lok Sabha and passed by the Honorable Lok Sabha. And in that, there was clear cut instruction that fiscal deficit should not exceed 3% of GDP. High fiscal deficit means inflation. If fiscal deficit is high, but the that we money is spent on developmental projects, even then it is a bit justified. But if you are keeping fiscal deficit very high and at the same time non-plan expenditure or non-developmental expenditure or unproductive expenditure is very high, it is just you are borrowing for consumption. So borrowing for consumption is highly damaging, is basically catastrophic for the economy of the country. And never mind, ultimately it is the people who have to bear the brunt. And now, taxes. मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे टैक्स स्ट्रक्चर्स में जो हमारी टैक्स की जो कंट्रीब्यूशन थी उसमें एग्रीकल्चर हैज गॉट ए मेजर पार्ट. अगर आप दिल्ली सल्तनत पीरियड से आप इसको ले लो तो दिल्ली अबाउट 1080 से अगर हम लेना शुरू करें तो अप टू 1947 आप लगभग 947 जो बरस बनते हैं, इनमें जो एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू आता था दैट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लेकिन जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉल्स इन स्टेट लिस्ट. जो स्टेट्स हैं वो एग्रीकल्चर इनकम जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं लगाते बिकॉज देयर आर 19 आइटम्स ऑफ टैक्सेशन इन द स्टेट लिस्ट. नॉर्मली क्या होता है कि वो जो स्टेट्स दे आर ड्यू टू सम यू कैन से वेल नोन रीजंस वो ये टैक्स नहीं लगाते. तो जो हमारा टैक्स है आजकल का, जो हमारा
वेदर इट इज द स्टेट गवर्नमेंट और इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी उनकी जो ज्यादातर जो हमारा टैक्स का जो मेन सोर्स है स्टेट्स की इकोनॉमी, तो आप मानिए कि दो टैक्सेस के ऊपर चलती है। वन इज जो एक्साइज ड्यूटी ऑन वाइन, शराब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होती है, और दूसरा जो पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर हमारी ड्यूटीज बहुत ज्यादा हैं। और आप ये मान के चलिए कि मोर देन 50% ऑफ द मनी दैट यू पे इन पेट्रोल पंप, अगर आप 100 रुपीज या 75 रुपीज के आसपास आई थिंक आजकल के डीजल चल रहा है, तो अगर उसको आप हिसाब में लेके चलो, तो उसमें से आप मानिए कि अभी तो जो इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल का रेट, सॉरी, बिल्कुल पेट्रोल का रेट नेगेटिव चल रहा है। तो इसका इसका मीनिंग ये है कि अब अगर आप 5-10 रुपए रेट भी लगा लो, तो यू आर पेइंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मनी अराउंड 60 रुपीज पर लीटर, जो ये हमारा रेट चलता है। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा अब हमारे पास, बिल्कुल हम कॉपी बुक स्टाइल में थोड़ा सा इस इश्यू को देखेंगे। तो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट को आपने रन करना होता है। जब आपने गवर्नमेंट को रन करना है तो आपके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस से आएगा। टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉर्मली हमारे कंट्रीज में नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कम ही होता है। तो टैक्सेस का जो मेन सोर्स, टैक्सेस दे फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंटल रेवेन्यू, ये हमारे पास होता है। द प्राइमरी पर्पस जो टैक्सेशन का क्या होता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर्पस होता है। तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके आप इसकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करें। टैक्सेशन कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए मेजर टू प्रमोट एक्विटी। आप एक्विटी को भी प्रमोट कर सकते हो इससे, और जो डिस्पैरिटीज हैं इनको डिक्रीज भी कर सकते हो। और एक बात और है, कंजम्पशन शुड बी डिस्करेज, लेकिन ये थोड़ा सा अब थोड़ा जो मॉडर्न एरा है इसमें ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी पर्टिकुलर आइटम की जो कंजम्पशन है उसको डिस्करेज करना चाहिए। टैक्सेशन इज इन नेचर कंपल्सरी लेवी एंड देयर इज नो क्विड प्रो quo बिटवीन द अमाउंट पेड एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी आपको, वो उसी पैसे से प्रोवाइड करेगी जो आप सरकार को पे। अगर ऐसा नहीं होता, then the government is living in a very dangerous manner। तो गवर्नमेंट तो जो है ये बहुत ही एक डेंजरस मैनर से लिव कर रही है, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। एंड टैक्सेस फ्रॉम आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो हिस्सों में हम टैक्सेस को डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स को हम सीधा टैक्स बोलते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी इनको इंक्लूड करना चाहिए था। ये हमारे पास दे आर द डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या है, इनको सीधे टैक्सेस बोलते हैं, विच आर डायरेक्टली लेविड ऑन द पार्टी दैट हैज टू पे। वाइल एक्साइज ड्यूटी, जो हमारे पास एक्साइज ड्यूटीज हैं, सेल्स टैक्स एटसेट्रा है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो दीज टैक्सेस आर indirect taxes. The difference between the two is that in case of direct taxes, burden or incident has to be borne by the taxpayer. डायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन या जो इंसिडेंस है टैक्सेशन का, ये सीधा जो आपका टैक्स पेयर है उसको बियर करना पड़ता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। जैसे देखिए, मैन्युफैक्चरर था, एक्साइज ड्यूटीज थी, तो क्या हुआ कि आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो अगर कोई प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपीज थी, एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर 5 रुपए थी, तो वो 105 की सेल करेगा। उसमें और भी ड्यूटीज कई आ जाएंगी, लेकिन मैं एक्साइज ड्यूटी की एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर वही एक्साइज ड्यूटी 10% हो जाती है, तो वो क्या करेगा,
100 रुपीज की प्रोडक्ट थी, 10 रुपीज उसमें डाला, 110 हो गए, और वो कंज्यूमर से 110 लेगा। तो अब क्या है, जो पे तो मैन्युफैक्चरर कर रहा है 100 रुपीज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, लेकिन अल्टीमेटली पास किसको हो रही है? कंज्यूमर को। दैट्स व्हाई दिस टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। This tax is called indirect tax because the burden is shifted to, जो बर्डन है ये हमने शिफ्ट कर दिया है किसी और को। We have shifted the burden to someone else. तो इसी तरह से हमारे पास एक और इशू आ जाता है। इन्होंने सेम इशू सेल्स टैक्स की एग्जांपल लिया। नो, another difference between this direct tax and indirect tax वो क्या है? Rich and poor will have to pay same rate of indirect tax. Indirect tax का जो रेट है रिच और पुअर वो सेम पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जो रेट होता है प्रोग्रेसिव होता है। ऐसे होता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है तो टैक्स आपका फॉर एग्जांपल 10% है। अगर 10 लाख से ऊपर है तो स्लैब बन जाती है कि 20% टैक्स हो जाएगा, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30%, 50 लाख से ऊपर है तो 35%। तो ऐसे जो हमारा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये सेम रहता है। फॉर एग्जांपल एक 100 रुपीज की कोई आइटम थी, उसके ऊपर जो ड्यूटी जरा वगैरह लगती थी वो 10% थी। तो उससे क्या होगा, वेदर ए रिच विल परचेज और ए पुअर विल परचेज दैट आइटम और द प्रोडक्ट, दे हैव टू पे 110 रुपीज। तो लेकिन जो हमारे पास इसके बिना जो दूसरा केस आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मैं ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और मैं ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को एक बार जो हमारे पास इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये काफी अच्छा है और इसको तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट दो टैक्सेस हैं, इनको आप बड़ी शिद्दत से देखिए क्योंकि कई लोगों को यही बात समझ नहीं आती। वो इस रीजन इसका ये नहीं होता कि उनका आईक्यू कम है। Sometimes we fail to pay attention to important issues and we get involved somewhere else, और इन अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज प्रायोरिटाइजेशन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एंड इफ यू आर नॉट आई मीन टू से अवेयर, वेल अवेयर, और अगर आप कॉशियस नहीं हो देन यू विल कमिट मिस्टेक। एंड जो रूटीन एक्टिविटीज है इनको हम इम्पोर्टेंट समझते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। नाउ तो आई विल सी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी को पास ना किया जा सके? तो अब इसने सही बात की है, इनकम टैक्स। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इनकम टैक्स। किसी आदमी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उसकी आमदनी के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं,
जो हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी टैक्स लगता है। अब जो टैक्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगेगा, उस टैक्स को हम कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। और सरकार को इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से काफी अच्छी इनकम होती है, और उसके बाद एक वेल्थ टैक्स होता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। एंड देन वी हैव गॉट कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड देन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं। जो नॉर्मली बुक्स हैं, he has done a very good job here। नॉर्मली जो बुक्स हैं ये इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को मेंशन करती हैं, एंड दे टेंड टू मिस वेल्थ टैक्स। ज्यादातर अगर ये तीनों को मेंशन कर दें, दीज टू दे आर डेफिनेटली मिस्ड इन अबाउट 99.99% ऑफ द बुक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से टैक्सेस? इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, commodity transaction tax, minimum alternate tax, and the next is the other branch is indirect tax। indirect tax वो होता है जिसमें टैक्स पे करने वाला टैक्स के बर्डन को पास ऑन कर देता है कंज्यूमर को और टू एनीबॉडी एल्स। जैसे हमारे पास एक्साइज ड्यूटी, इसी तरह से कस्टम ड्यूटी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स इज आल्सो वन ऑफ देम। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी शॉपिंग मॉल से परचेज करते हो, तो उसका बिल ध्यान से देखना, उसमें सर्विस टैक्स लगा होता है, और वो अलग अलग आइटम्स के ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो डिफरेंट होता है। सर्विस टैक्स इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स। तो वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है या सेलर क्या करता है, जो सर्विस टैक्स उसने देना होता है वो कंज्यूमर को पास कर देता है। एंड सेम इज द केस ऑफ जीएसटी। तो हमने अब ये जो हमने अभी जो गो थ्रू किया है, दिस इज द टाइप ऑफ, ये हमने टाइप्स पढ़ा है। दो तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे पास टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और एक क्लासिफिकेशन टैक्सेस की और है, ये तो हमने अपवर्ड क्लासिफिकेशन देखी है अभी। तो दिस इज एक क्लासिफिकेशन हमने ये अभी देखी है, और दूसरे वाली क्लासिफिकेशन जो है ये वाली है। तो इसमें क्या है? वन इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही जो टैक्स है ये बढ़ता जाता है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये जो टैक्सेशन है इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। और इसी तरह से दूसरी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। There is another very important term, and I will change the color. So, I have got another way of classifying the taxes. तो वो मेरे पास क्या है? That is classification. तो proportional taxation, progressive taxation और regressive taxation। तो टैक्सेस की जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? Means rates of tax increase for increasing value or volumes on which tax is levied। जिस चीज के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, जैसे ही उसका वॉल्यूम और वैल्यू बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। जैसे एक फर्स्ट स्लैब होती है, उसमें टैक्स का रेट कम होता है,
और सेकंड स्लैब में उससे ज्यादा, थर्ड स्लैब में उससे ज्यादा, इस तरह से जो हमारा टैक्सेशन का जो रेट है वो बढ़ता जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी प्रोग्रेसिव हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है ये हो नहीं सकता। तो if there are exemptions or lower tax rate for goods heavily consumed by the people, जो प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन का रेट लो हो सकता है, खासकर जो हमारे गरीब लोग हैं। और जो लग्जरी आइटम्स हैं जो रिच लोग कंज्यूम करते हैं, तो उनके ऊपर जो रेट ज्यादा हो सकता है। दिस इज प्रो पुअर वे ऑफ टैक्सेशन एंड इज पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड। ये सभी जगह पे पॉपुलर है। रिग्रेसिव टैक्स, तो एक टैक्स ऐसा होता है जैसे आपकी इनकम राइज करती है तो उससे टैक्स, जो टैक्स आप पे करते हो वो फॉल करता है। रिग्रेसिव टैक्स इज वन where proportion of tax paid falls as income rises। तो सबसे जो एक रिग्रेसिव टैक्स है उसको हम पोल टैक्स बोलते हैं। levied at a fixed rate per person regardless of income, a tax system can be made regressive by having indirect taxes levied at relatively high rates on goods heavily consumed by people। और उसके बाद हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? तो ये टैक्स इज proportional tax is one by which the revenue collected rises proportionately with income। जैसे इनकम राइज करती है वैसे ही रेवेन्यू कलेक्टेड विल राइज। ए टैक्स सिस्टम could be made approximately proportional by having uniform rate of income tax with very few exemption। Indirect taxes levied at similar rates on as many goods and services as possible। At the same time, progressive and regressive taxes have to be made proportional। ये बात नोट कीजिए। Otherwise, there will be no limit to increase or decrease as the case may be। And the next part is Indian tax structure। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर मैं जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं इसको रिवाइज करूं। टैक्सेस जो है ये गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये टैक्सेस से है। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके साथ साथ हमारे पास ये टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये लास्ट वाले तीन टैक्सेस हैं जो ज्यादातर बुक्स मेंशन नहीं करती। तो ये हमने क्या किया था, टैक्सेस को उनकी दो टाइप्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने डिवाइड किया। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स और जीएसटी ये आते हैं। और जो टैक्स की क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन वो है जैसे जो वॉल्यूम जो आप जिस वॉल्यूम या क्वांटिटी को आप, किसी आइटम के वॉल्यूम या क्वांटिटी को आप टैक्स करते हो, जैसे वो वॉल्यूम और क्वांटिटी बढ़ती है तो वो टैक्स कम होता है। इसकी इन्होंने एक पोल टैक्स की एग्जांपल दी थी। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो जिस वॉल्यूम या क्वांटिटी, किसी भी आइटम की आप वॉल्यूम या क्वांटिटी को जब आप असेस करते हो तो जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे उसका रेट
मतलब कि जैसे वॉल्यूम या क्वांटिटी बढ़ती है तो टैक्स भी वैसे ही बढ़ता है। जैसे जो लोएस्ट स्लैब है उसका टैक्सेशन रेट कम होगा, उसके बाद हायर स्लैब आ जाएगी, उसका उससे ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम स्लैब्स में बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। हमने डिस्कस कर लिया प्रोपोर्शनल टैक्स। तो रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में ही हैज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन इट इन ए प्रॉपर मैनर। मैं कोई और एग्जांपल कार्व आउट करके किसी आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? जिसमें रेवेन्यू राइजेस प्रोपोर्शनेटली विद इनकम। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में ये है कि जो राइज है दैट मे नॉट बी प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए, आपने 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगाया, 5 लाख से 10 लाख के बीच आपने बोल दिया कि 10% का रेट होगा, और उसके बाद आपने 10 लाख से ऊपर बोल दिया कि जो 10 लाख से 15 लाख का रेट आपने 20% बना दिया, और 15 लाख से ऊपर आपने सीधा 40% कर दिया। तो दिस रेट इज प्रोग्रेसिव बट नॉट प्रोपोर्शनल। पहले टैक्स जो है 5% से बढ़ रहा है। इन फर्स्ट स्लैब 5%, सेकेंड में 10, थर्ड में 15 और फोर्थ में सीधा जाके 40 हो जाता है। तो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स है, जो मैंने बताया, इट वाज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स कैसे होगा? 5% फर्स्ट स्लैब, सेकेंड स्लैब 10%, थर्ड हायर स्लैब जो आपकी होगी उसमें 15, एंड देन 20, देन 25। इट गोज ऑन राइजिंग लाइक दिस इन प्रोपोर्शन। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में एक बड़ा छोटा स्टेप हो सकता है, इसमें बड़ा छोटा स्टेप नहीं होता। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड दिस लेक्चर, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।